गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बीजेपी बिलो 250 मार्क। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बीजेपी एंड मोदी इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। सबसे बड़ा शॉकर तो अयोध्या का था। तो पहले हम रिएक्ट करेंगे वीडियो पे और उसके बाद बात करेंगे बाय स्टडी IQ IAS। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2024 भारत के पॉलिटिकल इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो 2024 को, क्योंकि मैं आपको बताता हूं 2014 के पहले अगर आप देखोगे तो भारत में अलग प्रकार की पॉलिटिक्स होती थी, अलग प्रकार से सरकार बनी हुई थी। आप सबको पता है 1984 के बाद कभी भी फुल मेजॉरिटी नहीं आई थी। ये बदलाव हुआ था 2014 में और अब वापस से कहीं ना कहीं चीजें 2024 के बाद रिपीट हो रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक तो हम देखेंगे बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या दिक्कतें रही यहां पर, और साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है, हु विल बी द किंग मेकर, इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस जीएस फाउंडेशन बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, जो मैं देख रहा था दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लेकर हर जगह अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक सर्टेन तरीके से कि जो चुनाव का नतीजा है वो आ चुका है। भले ही थोड़े बहुत एक दो सीट्स ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगा 2019 और 2024 का जो मैप अगर आप देखोगे तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि 2019 में जितनी सीटें आई थी, स्पेशली यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए 2019 में जो बीजेपी है, ये जो कलर आप देख रहे हो, पूरा जो वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक पूरी तरह से बीजेपी का आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट नीचे कर्नाटका तक भी आप देख सकते हो। लेकिन 2024 में क्या हुआ है, कुछ रीजन्स पर स्पेशली ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश तो एक बहुत बड़ा शॉकर रहा है, जो मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा राजस्थान वाले साइड में आप देख सकते हो। सेंट्रल पार्ट में स्पेशली जो महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, नीचे थोड़ा कर्नाटका हो गया, यहां पर एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए के अंदर, तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसको पिछले बार के मुकाबले 59 सीट्स कम मिलती हुई दिख रही हैं इस समय। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो सीट्स का ऊपर नीचे हो सकता है जब फाइनल एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन यहां पर जो इंडिया गठबंधन है उसको पिछले बार के मुकाबले 102 सीट यहां पर ज्यादा मिल रही हैं। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर इंडिया गठबंधन का वोट शेयर काफी बढ़ा है, इसमें लगभग 7% के आसपास। वहीं एनडीए की अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो लगभग स्टैग्नेंट है। इनफैक्ट मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बीजेपी का बताऊं तो पिछली बार क्या हुआ था, बीजेपी को लगभग 37% के आसपास वोट शेयर मिला था, ये बढ़कर करीब 39% के आसपास पहुंचा है। लेकिन ओवरऑल एनडीए का जो वोट शेयर है लगभग उतना ही है। तो जाहिर सी बात है इस सिनेरियो में क्या हुआ है कि यहां पर बीजेपी पहले की तरह सबसे बड़ी पार्टी तो उभर कर सामने आई है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। क्योंकि पहले आपको समझना है कि 272, चाहे देखिए अगर आपको सरकार चलानी है, चाहे आपके पास 272 हो या फिर 284 हो, 300 हो, 350 हो, अरे 500 भी हो जाए, इट डजेंट मैटर, आपको हाफ वे मार्क क्रॉस करना होता है। हाफ वे मार्क बेसिकली 543 सीट्स का हाफ वे होता है 272। तो यहां पर कम से कम 272 सीट्स होनी चाहिए, जो कि इस समय बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास जो सीट है वो लगभग आप कह सकते हैं 240 से 245 के बीच में रहने वाली हैं। मतलब कि उनको अपने पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। देखो, पहले मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके बताता हूं राज्यों के हिसाब से। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा फेलियर बीजेपी का वो रहा है उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं कि
कि अकेले अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यहां पर नुकसान नहीं होता तो ये जो बड़ा उलटफेर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो शायद नहीं होता, क्योंकि बीजेपी आप समझिए 245 के आसपास है। अगर उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीट का नुकसान हुआ, अगर आप इसको जोड़ दो तो ये अपने आप में 285 हो जाता है। तो ये जो आज के डेट में स्थिति बनी है बीजेपी की वो शायद नहीं होती, और इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा चेहरा उभर कर अगेन फिर से सामने आए हैं, अखिलेश यादव। उनकी जो पार्टी है उन्होंने काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है। फिर उसके बाद जो बड़ा सेटबैक लगा है महाराष्ट्र के अंदर, आपको पता है महाराष्ट्र में अलग प्रकार की अभी रिसेंटली पॉलिटिक्स देखने को मिली, दो पार्टीज डिवाइड हो गई, एनसीपी और शिवसेना, आपने देखा ही होगा। तो यहां पर भी अगेन आप देखोगे सिर्फ 19 सीट्स मिला है, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र, जहां से 48 एमपी चुनकर आते हैं, उसमें से सिर्फ 19 सीट्स। पिछली बार क्या हुआ था 2019 में, शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़े थे और 40 से ज्यादा सीट उनको मिली थी, तो एक बड़ा झटका यहां पर लगा। फिर तीसरा देखिए वेस्ट बंगाल में क्या है, 2019 के चुनाव में लगभग 18 सीट्स मिल गई थी बीजेपी को। इस बार एग्जिट पोल कह रहा था कि अभी तो 30 सीट्स आ सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखो लगभग 10 सीट के आसपास ही बीजेपी को मिलने वाली हैं। जहां तक बिहार का सवाल है तो देखो यहां पर ऐसा कोई बड़ा झटका नहीं है, बीजेपी का अच्छा खासा बढ़त देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कर्नाटका अगेन आप देखिए, कर्नाटका में यहां पर पिछले बार 24 के आसपास सीट्स आई थी, इस बार 18 के आसपास आई हैं। राजस्थान एक बड़ा सेटबैक अगेन आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से पूरा फुल 25 में से 25 बीजेपी को मिलता था और यहां पर इस बार 25 में सिर्फ 14 मिल रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में भी आपको याद होगा रिसेंटली हेमंत सोरेन जेल में उनको बंद किया गया हुआ है, तो यहां पर भी कुछ सेंटिमेंट एक हो सकता है और इसीलिए आप देखिए 14 में से 9 सीट्स मिल रही हैं। देखिए यहां पर कहने के लिए तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीट मिल रहा है, लेकिन क्या है ना कि ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर, मतलब पूरा का पूरा लेकर आती थी सीट्स, 10 में से 10, 12 में से 12, जिसकी वजह से बीजेपी का आंकड़ा 272 के पार गया था पिछले 2 चुनाव से। फिर उसके अलावा देखिए पंजाब में बोला जा रहा था कि इस बार कुछ सीटें आ सकती हैं बीजेपी की, लेकिन अगेन 0 सीट्स आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा देखिए अगेन एक मेजर फैक्टर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, अग्निवीर वगैरह से रिलेटेड जोड़कर देखा जा रहा है। तो हरियाणा में आप देखिए 10 में से 4 या 5 ही सीट बीजेपी को मिलने वाली हैं। तो ये जो कुछ राज्य मैंने आपको बताए, ये सबसे बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से बीजेपी 250 के भी नीचे आ गई है। इनफैक्ट मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं, 2019 में लगभग मान लो 300 सीट पर बीजेपी की जो जीत हासिल हुई थी, उसमें से इस बार लगभग 100 सीट हार रही है बीजेपी, मतलब 30% करीब करीब सीट जो है वो बीजेपी इस बार हार रही है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या हुआ, मतलब कि आपने देखा होगा जो पीएम मोदी हैं वो लगातार 400 पार की बात कर रहे थे, 350 पार की बात कर रहे थे। क्या हुआ आखिरकार, क्या हो सकता है? देखो इसको लेकर तो अब लंबे समय बाद जो एनालिस्ट हैं वो बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, स्पेशली उत्तर प्रदेश में क्या खलबली मची है। लेकिन अगर हम अभी सीधे तौर पर देखें जो हमारे सामने है, तो उसमें यह देखने को मिलता है कहीं ना कहीं जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये 2 बड़े ऐसे मुद्दे रहे होंगे जो कहीं ना कहीं लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया है, बीजेपी के खिलाफ। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्पाइट इंडियन इकोनॉमी, आपने देखा ही होगा, मैं कई सारे वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, पूरे दुनिया में टॉप परफॉर्मेंस रहा है इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन साथ ही साथ प्राइसेस भी बढ़े हैं और लोगों का सेंटिमेंट काफी जुड़ा रहता है। अगेन रिसेंटली अगर आपने देखा हो, कई सारे सर्वेज वगैरह कराए गए थे, लोग इन्फ्लेशन का मुद्दा कई बार उठा रहे थे, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, फ्यूल प्राइसेस हो, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी वजह से बीजेपी को इश्यूज आए हैं। फिर इसके अलावा लैक ऑफ जॉब्स, यहाँ पर मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड नहीं किए, ऐसा कई यूथ का कहना था और कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर सकता है। और इसका एक दूसरा पहलू आप ये भी देख सकते हो, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बार बार कह रही थी कि हम 30 लाख जॉब तो यूं ही ला देंगे, तुरंत सरकारी जॉब्स जो हैं वो तुरंत लेकर आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वोटर्स का, उसको जीतने में ये लोग कामयाब रहे हैं। खैर इसके अलावा अगर आप देख सकते हो, कांग्रेस पार्टी ने कुछ और भी वादे किए रिसेंटली कि हम हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए हर साल यहां पर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो स्पीच थी, ये जो वायदे थे, ये वोटर्स के साथ रहे दिमाग में और हो सकता है कि ये एक बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया या फिर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट किया है। फिर दूसरा एक बड़ा कारण यहाँ पर एक और बताया जा रहा है, वो है अग्निवीर स्कीम को लेकर, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप देख सकते हो। अग्निवीर स्कीम में बेसिकली आपको पता ही है कि जो एक परमानेंट वो होता था, आर्मी के अंदर सिलेक्शन होता था, उसको हटाकर 4 साल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद 25
30% को ही यहाँ पर परमानेंट जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो राजस्थान और हरियाणा के यूथ हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई और उसका डायरेक्ट असर ये देखने को मिलता है। अग्निवीर स्कीम के खिलाफ कई लोगों का गुस्सा था और इसी की वजह से राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी ने नंबर्स खोए हैं। ये बड़ी चीज़ है क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखोगे हाई नंबर ऑफ यूथ जो है वो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करता है। फिर इसके अलावा और भी कई सारे आप एनालिसिस कर सकते हो। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कैंपेन के दौरान पीएम मोदी जी के द्वारा कुछ जो रिमार्क्स दिए जा रहे थे अपोजिशन पार्टीज को लेकर वो शायद पसंद नहीं आया होगा। आपने देखा होगा रैलीज में मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम रिजर्वेशन, चार्ज लगाना कि अगर राहुल गांधी जीत जाएंगे तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकता है शायद पसंद नहीं आई हो। एक इंटरव्यू में उन्होंने मुजरा का भी उदाहरण दे दिया अपोजिशन पार्टीज के लिए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी समझना है, आपने देखा होगा कई लोग ये इनफैक्ट बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कल के डेट में बीजेपी या फिर पीएम मोदी जिनको करप्ट लीडर्स कह रही थी उन्हीं को अपने पार्टीज में ले रही हैं। तो ये भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो ये कुछ कारण है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर क्यों ये एक टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं बात करूं मोदी सरकार ने कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को बदला, देखो 2014 में क्या था, 2014 के पहले 1984 में आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी की जो हत्या की गई थी उसके बाद एक सहानुभूति वोट मिला था और 400 से ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को आई थी। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एक सिंगल पार्टी को, और वो बदलाव हुआ था 2014 में। और 2014 में यहां पर बीजेपी को अपने अलाइज के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसकी वजह से कई सारे बदलाव हो सकते हैं क्योंकि देखिए 2014 के पहले आप याद करिएगा वो 10 साल कांग्रेस का वो कोएलिशन का एरा था और उसमें मुझे याद है कि कैसे यहां पर कोई एक डिसीजन लेना हो तो अपने सभी पार्टनर्स के साथ बात करना, फिर मिलना, फिर कोई नाराज़ हो जाए उसको मनाना। तो एक डिसाइसिव जो पॉलिसीज़ आनी चाहिए वो शायद नहीं आ पाती थी और इसीलिए इसको हम कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस का पीरियड, वो जो दौर था। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट पार्टी समर्थन कर रही थी यूपीए 1 सरकार का और यूपीए 1 मनमोहन सिंह जी चाहते थे कि यूएस के साथ न्यूक्लियर डील की जाए, न्यूक्लियर एग्रीमेंट। लेफ्ट पार्टी ने समर्थन हटा दिया। तो ये क्या है, ये एक तरह से आपको कोलेशन धर्म अपनाना पड़ता है जब भी कोलेशन गवर्नमेंट बनती है, सभी को साथ लेकर चलना होता है, अदरवाइज आपकी सरकार गिर जाएगी। तो वो बदलाव पीएम मोदी के आने से यहाँ पर देखने को मिला था। एक डिसाइसिव मैंडेट लोगों ने दिया था ताकि आपको जो डिसीजन लेना है देश की भलाई के लिए वो क्लियर लिया जा सके। और कई सारे मुद्दे पर सरकार ने स्टैंड भी लिया था। आप देखिए बीजेपी ने अपने खुद के कई सारे जो अलाइज हैं उसको खोए हैं। जैसे पंजाब के अंदर अकाली दल, अब आपको याद होगा फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था। क्यों हो रहा था? यहाँ पर सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून लाए जा रहे थे तो अकाली दल एक तरह से उसको सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन अचानक से देखने को मिला कि लोगों का गुस्सा भड़क गया है। इसको देखते हुए अकाली दल पीछे हट गया और यहाँ पर आपने देखा होगा लंबे समय तक प्रदर्शन चला, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। AIDMK साउथ के अंदर तमिलनाडु में वो बाहर हो गई। तो बहुत सारे जो कोलिशन पार्टनर्स थे वो हो गए और बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पर उनको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है, बीजेपी इज बैक टू कोलिशन धर्म। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और दैट इज़ दी टर्निंग पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो किंग मेकर साबित होने वाले हैं, देयर इज नो डाउट दैट विल बी टीडीपी के जो लीडर हैं। देखो आंध्र प्रदेश में आपको पता है टीडीपी की सरकार बनने जा रही है। जगन रेड्डी जो है वो चुनाव हार गए हैं क्योंकि असेंबली इलेक्शन था वहाँ पे। तो टीडीपी इस समय बीजेपी के साथ पार्टनरशिप में है, कोलिशन में है। तो चंद्रबाबू नायडू और आपको याद होगा नीतीश कुमार, उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ आ गए। तो दोनों के सपोर्ट के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखना होगा कैसे चीज़ें चलेंगी, क्योंकि आप समझिए अगर टीडीपी और जेडीयू उन्होंने समर्थन ले लिया तो बीजेपी को फिर ऑपोजिशन में बैठना पड़ सकता है। अभी मैं लास्ट देख ही रहा था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जस्ट किया गया है। राहुल गांधी जी और सब बोल रहे हैं कि हमने जो वादा किया है उसको निभाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। अब देखना होगा कि क्या वो टीडीपी और जेडीयू को वापस ला सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे पार्टनर्स हैं, आपको ये भी समझना है कि वो दोनों के साथ रहें। वो कांग्रेस के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की है, बीजेपी के साथ भी की है। तो आप कह नहीं सकते। आप नीतीश कुमार देखिए, यहाँ पर उनको पलटू राम इस तरह का टैग दिया गया था रिसेंटली, क्योंकि वो लगातार कभी भी किसी के पास स्विच कर जाते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये मुश्किल होने वाला है और इसीलिए कई एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि पॉलिसीज वगैरह में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। क्या है वो देखना होगा किस तरह से चीज़ें पड़ेंगी और फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो कंक्लूजन ये है कि बीजेपी के पास पहले कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का अनुभव तो है, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। आज के डेट में बीजेपी के अंदर टॉप लीडरशिप में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट को शायद कैसे चलाएंगे, क्या होगा
कुछ नहीं पता। खैर, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर और जो चुनाव हुआ है उसको लेकर आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यही था पूरा इस चुनाव का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड लेट्स सी, आगे बहुत सारे वीडियोज़ में बनाऊंगा इसको। तो क्या हुआ, मैं बहुत सारे कमेंट्स के थ्रू जा रही थी ऑन इंस्टाग्राम वगैरह, जब ये सारी चीजें आ रही थी तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि अभी तो प्रूव हो गया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, जो बाकियों का कहना था कि नहीं ईवीएम हैक करेंगे ये वो। दूसरी चीज लोगों का था अन्न मलाई को लेके, मतलब मैंने इतने उनके वीडियोस देखे हैं इतने सारे यूट्यूब पे एंड एवरीथिंग, तो ऐसा सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि अन्न मलाई इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर एंड वो भी जीत सकते हैं, उससे रिलेटेड होगा। या फिर बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आज पता चला कि हम लोग 800 साल तक स्लेव क्यों रहे एंड एवरीथिंग। और किसी ने कमेंट में लिखा है, मैं उसको भी बोलना चाहूंगी, द मेन रीजन फॉर दिस झटका इज हाई टैक्सेस ऑन एवरीथिंग, हाई इनकम टैक्स, हाई पेट्रोल प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर प्रोटेस्ट एंड मणिपुर। देश को अमीर बनाने के चक्कर में गरीब को बिल्कुल भूल गए, थोड़ा बैलेंस बनाना चाहिए था, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एंड पुलवामा वाज द मेन फैक्टर इन 2019। तो लोगों का कहना है कि माइट बी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एंड एवरीथिंग। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ही था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालीचा बाय।